सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। यूएस एजुकेटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का अभिनंदन है। और राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं में हिस्सा लेने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए ये वीडियो यूज़फुल है, लेकिन फिलहाल आरएएस को फोकस किया गया है। और मैं धर्म सिंह मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, डॉक्टर डीएस मीणा के नाम से लोग जानते हैं। इधर कोटा में मेरी पोस्टिंग है फिलहाल, गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा में। और मैं आपको बता दूं कि इस पूरे वीडियो को जब आप देखोगे तो मेरा ये उद्देश्य है कि मैं आर्थिक समीक्षा, जो बहुत लेंदी बुक मानी जाती है एक प्रकार से, आप ढेर सारी समरी पढ़ रहे हो और ढेर सारे आंकड़े पढ़ रहे हो। देखिए, इतने आंकड़े काम के नहीं हैं। आप एक साधारण स्टूडेंट की तरह जाओगे और बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता आपको नहीं है। क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, अब पहला चैप्टर मैंने बता दिया। इससे पहले ये तीसरा है, चैप्टर सेकंड है, लेकिन वीडियो ये तीसरा है श्रृंखला का। और निश्चित तौर पर मैं 12-13 वीडियो में इसको समअप करूंगा और बहुत बड़े वीडियोज़ नहीं बना रहा हूं। आप नोटबुक लेकर के बैठिए और 1 तारीख को जब आप पेपर दे के आओगे तो जो बच्चे इसको सीरियसली देखेंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि अ, वो मुझे थैंक्स ज़रूर बोलेंगे। ये इतना मुझे भरोसा है, क्योंकि मैं अनुभव के आधारित चीज़ें जो है आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। क्योंकि एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट शायद ज़्यादा बेटर कर सकता है एज कम्पेयर टू अदर्स। ये आप लोग भी इसको एक्सेप्ट करेंगे। एक तो यह है कि राजस्थान का हिस्सा कितना है, एग्रीकल्चर का जो हिस्सा है वो टोटल कितना है, इसको लेकर के थोड़ा सा डिस्कशन हम लोगों ने पहले कर लिया है पिछले उसमें जो वीडियोज़ हैं, कि कितना हिस्सा जो है आता है एग्रीकल्चर में। तो वो आप लोग वहाँ से रीड करेंगे जो पिछली स्लाइड्स है। आर्थिक समीक्षा की बात करें तो कृषि और उसके संबंध क्षेत्र है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल है ये आप लोग देख लीजिए। फसल, पशुधन, वानिकी और मत्स्य, ये 4 चीज़ें हैं जिनको बताया गया है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो पोर्शन है ना, वो किसका है, आप देख पा रहे हो, पशुधन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज करने लायक चीज़ है कि कृषि और संबंध क्षेत्र है, उसमें सबसे ज़्यादा योगदान है वो किसका है। तो आप बहुत अमेजिंग तरीके से देख पाओगे कि दिस इज़ द एनिमल हस्बेंड्री, पशुधन है। और जो क्रॉप्स है वो यहाँ पर 46% है। इसके अलावा जो दूसरी एक्टिविटीज़ है जिसमें फॉरेस्ट्री है और दूसरी चीज़ें हैं। मत्स्य पालन राजस्थान में थोड़ा सा कम है, उतना नहीं है जितना होना चाहिए। तो ये आप यहाँ पर देख पाओगे। ये आप यहाँ पर देखेंगे कि जो वृद्धि दर है वो कितनी है। देखिए, ये वृद्धि दर है, ये वृद्धि दर है और ये वृद्धि दर है, अलग अलग क्षेत्र वाइज यहाँ पर दिखाई गई है। तो सबसे ज़्यादा जो वृद्धि दर है वो यहाँ पर निकल करके आ रही है पशुधन की। ये आप देख पा रहे हो, 10 पॉइंट समथिंग आया है, 10.17। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखने लायक चीज़ है और ये आपको याद रखना भी चाहिए। स्थिर मूल्यों के लिए आधार मूल्य हम लोगों ने 11-12 ही मान रखा है। तो जो जीडीपी का कैलकुलेशन का जो बेस ईयर है वो 11-12 ही है हमारे। इसको आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये चीज़ें आपसे नहीं पूछी जाएंगी कि रबी की फसलों का मूल्य कितना है और खरीफ की फसलों का मूल्य कितना है। ना ये भी मेरे सामने पूछने की संभावना बेहद कम है। लेकिन पशुधन में सर्वाधिक हिस्सा दूध और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट का है। तो ये थोड़ा सा आप लोग सिर्फ अपने नज़र में बैठा लें कि चीज़ें कैसे चल रही हैं। अब ये जो है ना, यहाँ से ये जो लैंड यूटिलाइजेशन है ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। देखिए, कुल क्षेत्रफल जो है हमारा ये हो गया। अब ये हेक्टेयर में देखो, 3,42,000 सब दुनिया को पता है। तो 3,42,000 ये हेक्टेयर में कन्वर्ट करोगे तो ये इस प्रकार से आया। इसमें से वनों का हिस्सा कितना है, तो ये आप लोग देखिए, सिर्फ 8.08। कृषि के अतिरिक्त अन्य भूमि के लिए कितना है, तो 5 ये इतना हेक्टेयर। ये ऊसर भूमि कितनी है, 6.91। ठीक है। तो अब आपको जो चीज़ देखनी है, जो आपको याद करनी है, वो कौन सी है कि कृषि के योग क्षेत्रफल कौन सा है। देखिए, सारे आंकड़े आपको याद कर लेने चाहिए। एक तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र यानी ग्रीन जो है, ये आपको याद रखना है। वो कितना है, 52.34। ये जो आंकड़ा है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 52.34 ये बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है। और ये 179.48
लाख जो हेक्टेयर है, ये भी आपको याद रख लेना चाहिए। थोड़े बहुत जो है आपको ये फिगर भी याद रखने चाहिए कि इसके बाद सेकंड यूज जो है मैक्सिमम वो किसका है। तो जो बंजर भूमि है ना, वो यहाँ पर 10.87 है। ये आपको थोड़ा सा याद रख लेना चाहिए। इसके बाद फॉरेस्ट्री का नंबर आता है तीसरे नंबर पर। तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि वन दूसरे नंबर पर आएगा, लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि कृषि वाला क्षेत्र पहले पर है, ये दूसरे पर है, ये तीसरे पर है। इनका सीक्वेंस आपको यदि आप याद करोगे तो मेरे सामने शायद ज़्यादा याद रहेगा। और चूंकि राजस्थान में ऊसर भूमि बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ से ये आप पिक कर सकते हो। ये देखिए बहुत सिंपल है, इसको आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। और प्रचलित जोत जो है, होल्डिंग्स जो है अभी वो क्या उनकी स्थिति है, तो वो भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जोतों की संख्या जो है ये भी पूछी जा सकती है। 15-16 के आंकड़े हैं, तो 15-16 के हिसाब से ही आपको ये याद करना है। 76.55 लाख यही ज़रूरी है। 2010-11 का शायद नहीं पूछेगा, तो इसको लेकर के परेशान करने होने की आवश्यकता नहीं है। सीमांत, लघु, अर्धमध्यम, मध्यम और बड़े जोत की आकार, अब ये थोड़ा सा आपको देखो सारे रखने पड़ेंगे कि किस में कितना आकार है। सीमांत कितने हैं, इसके बाद लघु कितने हैं, अर्ध मध्यम कितने हैं, मध्यम कितने हैं और बड़े कितने हैं। तो बड़ों की संख्या कम है लेकिन क्षेत्रफल ज़्यादा है, ये चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। और जो कमी हुई है ना, वो बड़े भूजोतों, क्योंकि परिवारों की संख्या बढ़ रही है तो विघटन हो रहा है, तो उनकी संख्या कम हो रही है। एक चीज़ और है, कुल जोतों का जो क्षेत्रफल था ना वो कम हुआ है। और ये कम कितना हुआ है, देखिए 211 जो था हमारा, उससे बढ़ करके 211.36 लाख हेक्टेयर से घट करके 208 हुआ है, और यानी 1.24% की कमी हुई है। तो ये कमी वाला जो एरिया है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्रीकल्चर में महिला काश्तकार कितने हैं या उनकी जोतों की संख्या कितनी है, तो ये मात्र 7.67 है। ये भी आपको याद रखना है। 7.75 है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए आप ये कह सकते हो कि सर आप तो देख देख करके पढ़ा रहे हो और हमारे लिए बेहद मुश्किल टास्क है ये। आई एग्री विद यू, लेकिन अभी फ़िलहाल आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हो और मैं सिर्फ आपकी हेल्प करने का प्रयास कर रहा हूँ। और देखिए इस क्वेश्चन को भी कई बार पूछा जा सकता है कि सामान्य तिथि क्या है मानसून के पहुँचने की। ये आप लोग थोड़ा सा देख सकते हो। कृषि उत्पादन की हम लोग बात करें तो मैं कृषि उत्पादन के लिए डायरेक्ट टेबल पे जाऊंगा, क्योंकि मेरी ये आदत है कि मैं हमेशा, चूंकि इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी हूँ, तो मैं टेबल के ऊपर जा कर के काम करना चाहूँगा। कि देखिए ये आप देखिए कि टोटल जो उत्पादन है ना वो कितना हो रहा है। मैं खाद्यान्न के उत्पादन की बात यहाँ पर करूँगा, तो 231 और 253, ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है यहाँ पर। बाकी चीज़ों को ध्यान नहीं देना है अपन को। लेकिन सर्वाधिक उत्पादन अभी तक हुआ है 2020-21 में। मैं इकोनॉमिक्स का मैं थोड़ा सा फोकस आप लोगों को चीज़ों को इसीलिए करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना होगा। देखिए रबी की फसल में अपने यहाँ एक तो ये देखो आप कि कौन सी फसल ज़्यादा पैदा हो रही है। तो रबी में ज़्यादा उत्पादन होता है, खरीफ में कम होता है। एक ये भी आप लोग नोट करके रखो, और हर बार ऐसा हो रहा है, ठीक है। यदि हम लोग दालों की बात करें तो दालें भी हमारे यहाँ रबी में ज़्यादा होती हैं। तिलहन में राजस्थान की स्थिति वाकई बहुत अच्छी है, तो ये यहाँ से आप लोग इसको थोड़ा सा देख सकते हैं कि तिलहन का उत्पादन कितना हुआ। और तिलहन भी हमारे यहाँ रबी में ज़्यादा होता है, क्योंकि सरसों रबी की फसल है, तो उस हिसाब से ये थोड़ा सा आप लोगों को मेरे सामने तो ध्यान रखना चाहिए। बाकी जब आप इसको पूरा पढ़ेंगे तो ये और ज़्यादा अच्छे से आप लोग इसको क्लियर कर पाएंगे। खाद्यान्नों में जो चूँकि दाल और अनाज दोनों आते हैं, तो इसीलिए 253 का आंकड़ा निकल करके आता है। तिलहन को थोड़ा सा अलग कर दिया गया है। 99.78 मीट्रिक टन है, ये टन में स्थान दिया गया। ये यहाँ से आप लोग थोड़ा सा इस टेबल को रट मारे, निश्चित तौर पर ये आपके लिए यूज़फुल रहेगा कि बाजरा में राजस्थान की, बाजरा, सरसों, पोषक अनाज और कुल तिलहन, ये 3 जगह ऐसी है जहाँ राजस्थान सिक्योर द फर्स्ट पोजीशन। कुल दलहन में मध्य प्रदेश, लेकिन राजस्थान दूसरे नंबर पर है। मूंगफली में राजस्थान दूसरे नंबर पर है। चने में राजस्थान तीसरे नंबर पर है, लेकिन पहली पोजीशन भी याद करके रखनी है। ज्वार में राजस्थान थर्ड पोजीशन है, क्योंकि ज्वार में हम लोग चकमा खा सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र फर्स्ट पोजीशन पे है। सोयाबीन में देखो महाराष्ट्र ने पहली पोजीशन ले ली, पहले मध्य प्रदेश था। राजस्थान यहाँ भी थर्ड पोजीशन पे है। और ग्वार जो है ना वो राजस्थान पहले पोजीशन पर है। तो ये इनका प्रतिशत योगदान शायद एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, इसको याद नहीं करना, टाइम नहीं खराब करना। लेकिन
ये स्थिति आपको याद करनी ही करनी है। मेरे हिसाब में काफ़ी महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। देखिए, कुल क्षेत्रफल का 61 से अब ये कई बार पूछा जाता है, तो मैं इसको लेकर के बहुत डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ना मैं इस टेबल की बात कर रहा हूँ, लेकिन इस टेबल में से कोई क्वेश्चन आएगा इसकी भी संभावना मेरे हिसाब में बहुत ज़्यादा नहीं है। कृषि बजट का प्रावधान है, शायद यहाँ से भी क्वेश्चन मेरे हिसाब में नहीं आए। हालांकि एग्रीकल्चर के लिए चूँकि अलग से बजट का प्रावधान है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि कृषि शाख को बहुत महत्व देने का प्रयास किया है। अब जो प्रमुख योजनाएं हैं, देखिए मैं फिर यही कहूँगा कि योजनाएं जो है ना, वो हमारे लिए, देखिए मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। थोड़ा सा इसको देख लेना। मैं ये योजनाओं के ऊपर हालांकि अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो यहाँ से इसको थोड़ा सा अलग करने का प्रयास मेरे द्वारा किया गया है। तारबंदी चली रही है, इसको लेकर के मैं एक बिल्कुल अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ योजनाओं को लेकर के, तो किसी बच्चे को बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मेरा प्रयास रहेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की यदि हम लोग बात करें, तो ये आपको थोड़ा सा देख लेना है कि इसमें केंद्र का अंश 60 और 40 है, राज्य का हिस्सा और केंद्र का 60 है। ये जो वाला पोर्शन है ना, ये थोड़ा सा आप लोग देख लेना। राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन है, और TBO जो करके जो ये लगाया जैसे तिलहन के लिए है, तो ये आपको ये जो पोर्शन है ना, है सॉइल हेल्थ कार्ड जो है, ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ये वाले जो जितने फसल बीमा योजना है प्रधानमंत्री की, ये आपको देख लेने चाहिए। मैं यहाँ पर इनके डिटेल इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इतना टाइम शायद आप लोगों के पास होगा नहीं। ये कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, इसको आप लोग छोड़ सकते हैं, यू कैन स्किप इट। इसको भी आप लोग छोड़ सकते हैं, इसका भी मेरे हिसाब में कोई यूज़ नहीं है आप लोगों के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन जो है राज्य में कितने जिलों में संचालित है, डेफिनेटली ये इम्पोर्टेंट है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इनको थोड़ा सा, ये कुसुम योजना तो बहुत इम्पोर्टेंट है, कुसुम योजना को तो ज़रूर देख लें आप लोग। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि फर्टिगेशन, फोर्टिलियर फर्टिलाइजेशन एंड ऑटोमेशन योजना, इसका संबंध किससे है, तो ये आप लोग देख करके चलें। ये जो टेबल्स हैं इनसे घबराए नहीं, क्योंकि ये आपके काम की है नहीं। कृषक उपहार योजना है, इसको थोड़ा सा देख लें। मैं इसको बजट के बेस पर और थोड़ा सा रीड करूंगा और बताऊंगा कि बजट में कौन कौन सी चीज़ें माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमारे लिए दी थी। अभी मेरा जो पूरा, अब देखिए ये जो है ना, नवनेरा बैराज, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसका संबंध किससे है। ठीक है, नवनेरा बैराज, इसका संबंध किससे है, तो ये ERCP जो योजना आजकल बहुत चर्चा में है, तो ये पूछा जा सकता है नवनेरा बैराज का संबंध किससे है। और यदि हम लोग बात करें, देखिए ये इतनी चीज़ें काम की नहीं है, बिल्कुल भी इनको, ये पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना है ना, ये ज़रूर अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा चर्चा में है। नदियों के नाम भी आप लोग याद कर लें। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आने की संभावना मेरे हिसाब में बनती है, इसको थोड़ा सा अच्छे से रीड करें। ये थोड़ा थोड़ा आप लोग देख सकते हैं। उपनिवेशन के ऊपर देखो एक बार क्वेश्चन आ चुका है। इंदिरा गांधी कैनाल को आप लोग ज्योग्राफी के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा रीड करें, यहाँ से रीड करने की आवश्यकता नहीं है। आर्थिक समीक्षा से कुछ चीज़ों को मैं आर्थिक समीक्षा से नहीं पढ़ाना चाह रहा हूँ, ना आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये एक प्रकार से कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। राजीव गांधी जल संचय योजना को एक बार देख लें आप लोग, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना पूरी पूरी है। पशुपालन की यदि हम लोग बात करें, तो पशुपालन के जो आंकड़े हैं ये आपको बहुत अच्छे से रीड करने हैं। ये वाले जो आंकड़े कि कुल पशुधन कितना है और उसमें कुक्कुट कितना है, और देश के कुल पशुधन का कितना हिस्सा जो है भारत राजस्थान में है, तो ये तो आपको देखना चाहिए। इसकी नस्ल जो है वो आप ज्योग्राफी के हिसाब से देखेंगे। लंपी डिजीज कौन से पशु में पाई गई थी, तो ये हो सकता है कि पूछ लें आपसे, क्योंकि इस साल बहुत ज़्यादा बहुत प्रचलित रहा है ये नाम लंपी का। और गौपालन विभाग, तो ये गौवंश से रिलेटेड है। डेयरी विकास से रिलेटेड है, तो डेयरी विकास के ऊपर ज़्यादा नहीं देखना है फिलहाल, क्योंकि योजनाओं में मैं इन चीज़ों के ऊपर आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा, डेफिनेटली डिस्कस करूँगा। ये आप लोग ज़रूर देख लेना कि राज्य सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना जो है, इसका संबंध किससे है। सरस सामूहिक आरोग्य बीमा क्या है, चारा बीज वितरण योजना क्या है,
इनको आप लोग यहाँ से रीड करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल आप लोगों के लिए रहेगी। ये इतना रीड करने की आवश्यकता फिर नहीं है। देखिए, ये लव कुश वाटिका का संबंध किससे है, तो ये संबंध पूछ लेगा डायरेक्ट। तो ये ट्यूरिज्म से रिलेटेड है। तो ये चीज़ें हैं जो बिल्कुल छोटे छोटे से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन वो आपको देखने पड़ेंगे। ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है। राज्य जैव विविधता बोर्ड इसको लेकर के, और एक ये राजस्थान कृषक ऋण माफ़ी योजना है, तो ये भी पूछी जा सकती है। ये ज़रूर देख लें आप लोग कि कब लागू हुई। एक मुश्त समझौता योजना, तो ये भी डेफिनेटली ऋणों से रिलेटेड है, तो इसको भी आप लोग देखें थोड़ा सा एक बार। ये जो बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे है, ये इकोनॉमिक्स के बच्चों के लिए तो बहुत यूज़फुल है, लेकिन जो बाकी बच्चे हैं, देखिए जैसे अब जन औषधि केंद्र जो है कहाँ कहाँ है, ये देखिए आप। ठीक है, 200 जन औषधि केंद्र, और किसके अंतर्गत, कॉनफेड द्वारा। तो ये कॉनफेड बहुत इंपॉर्टेंट है कि जन औषधि केंद्र को किसके द्वारा खोले जा रहे हैं, तो कॉनफेड द्वारा। ठीक है। दीपोत्सव मेला, तो दीपोत्सव मेला किसने, ये भी कॉनफेड ने किया है। देखो, राष्ट्रीय सहकार और व्यापार और मसाला मेला किसने किया है, तो ये जवाहर कला केंद्र में आयोजित किया गया है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको ध्यान रखना है। योजनाएं बहुत अच्छे से रीड करें। मैं इनको लेकर के अलग से भी वीडियो बनाऊंगा। योजनाओं को लेकर के पंचायती राज के ऊपर मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। ये मेरे सामने पर्याप्त है, शायद जितना मैं सोच रहा था उससे थोड़ा सा बड़ा वीडियो बन गया, लेकिन आप लोगों के लिए यूजफुल ज़रूर रहेगा। थैंक यू।